नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर का। 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम क्षेत्र का दौरा किया और साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। इस बार महाकुंभ में सुरक्षा, यातायात के साथ ही पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा रहा है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहां पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहां पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी का ये बयान महाकुंभ 2025 के लिए युद्ध स्तर पर जारी तैयारियों की तरफ इशारा करती है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए योगी सरकार जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। साथ ही साथ कुंभ मेले में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वर्दी और नाविकों को लाइफ जैकेट भी वितरित किया। 14 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, 9 पक्के स्नान घाट बनाए जाएंगे, 12 किलोमीटर का अस्थायी स्नान घाट, 7 बस स्टैंड के साथ साथ साफ पानी मुहैया कराएंगे। 2025 में मनाए जाने वाले महाकुंभ के लिए सीएम योगी हर तरह से तैयारियां कर रहे हैं। सीएम योगी ने सिर्फ महाकुंभ में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के लिए सोच रहे हैं। सीएम योगी न सिर्फ महाकुंभ में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि गंगा में कोई गंदगी ना होने पाए, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो यूपी सरकार महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने और अनेक योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और उसे जनसभा में स्वच्छता कर्मियों को जीवन बीमा के प्रमाण पत्र वितरित किए, तो वहीं नाविकों को टूल किट वितरण किया। कुंभ मेला प्राधिकरण के सभागार में एक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने सभी विभागों की समीक्षा की और कुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें सभी विभागों को अपने काम 10 दिसंबर तक पूरे कर लेने हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री का प्रयागराज आगमन होगा, जहां मां गंगा का पूजन और डिजिटल कुंभ मेले का शुभारंभ करेंगे। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहां पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग 1 महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की है हमारे सफाई मित्रों के लिए और बहुत अच्छी सुविधा है। हम लोग स्वच्छता ग्राही गंगा सेवा दूत से जुड़े हुए हैं सर। यहाँ पे हम लोगों बाहर से आने लोगों को समझाएंगे कि वो बाहर कचरा ना फैलाएं, पॉलीथीन का उपयोग न करें। तो ये मेले का विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। और सर
हम उनको जागरूक करेंगे किस चीज़ों को यहाँ पे उपयोग करना है, किस चीज़ों को नहीं करना है सर वैसे आज ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दिवंगत कुलाधिपति जस्टिस गिरिधर मालवीय के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए गिरिधर मालवीय के योगदान को देश के लिए उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व को भी याद किया। मालवीय के परिजनों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से संवेदना प्रकट की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। वहीं वाराणसी से आए अशोक गुप्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही सहज और सरल थे। बहुत ही पहुंचे वैसे दूरदर्श तो हमारे परिवार को बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे पिताजी जो चले गए उनकी याद में आए, यहाँ बैठ के कुछ उनके संस्मरण उन्होंने हमें बताया, हम लोगों ने बात करी और लोगों को उनके आने से हम लोगों को बहुत ही इस प्रकार की हम लोगों ने कोई विषय या बात उनसे नहीं करी। यहाँ जिस अवसर के लिए आए थे वो अपना शो करने के लिए आए थे, यहाँ कोई इस प्रकार की बातचीत हमारी। संभल हिंसा मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की वजह से 250 पदवियों को चिन्हित किया गया है, जिनके फोटो भी जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन चिन्हित पदवियों को गिरफ्तार किया जाएगा, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जाएगी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संभल में हिंसा की आग भड़काई थी। प्रशासन ने संभल हिंसा के दिन पथराव, आगजनी, फायरिंग करने वाले इन दंगाइयों के नाम और इनकी फोटो को सार्वजनिक कर दिया है। इनमें 14 साल के नाबालिग से लेकर 72 साल के बुजुर्ग तक के लोग शामिल हैं। ये तस्वीर संभल के हिंसा में गिरफ्तार किए गए 27 में से 21 आरोपियों की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। संभल में हिंसा भड़काने वाले आरोपियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाएंगे। प्रशासन ने दंगाइयों की पहचान बताने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस ने भी साफ किया कि जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी ट्वीट कर ऐलान कर दिया कि योगी सरकार अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने वाली है। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। इसको लेकर अब कोई अफवाह न फैले, प्रशासन ये पहले से ही पुख्ता कर रहा है। किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है उपद्रववादी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ के आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर कल 24 घंटे में अच्छी तरीके सामान्य तरीके से संभल वापस में आइए। आज सुबह अच्छी डेवलपमेंट है। सबको एक मैसेज दिया मैंने, आप लोग से बात करिए, जो भी प्रक्रिया है सभी शांति व्यवस्था के लिए आप लोग कैमरे के संभल में अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग जो निर्दोष लोग हैं आप निश्चिंत रहिए, उनके खिलाफ कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस तरह के मैसेज हमने सबको बता दिया, इसलिए सब विश्वास में आके सभी अपना काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। संभल में अब चप्पे चप्पे पर दंगाइयों की फोटो लगेगी। साथ ही इन दंगाइयों से प्रशासन हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी करेगा। एक तरफ शासन प्रशासन शांति स्थापित करने के साथ पदवियों को दंडित करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के दबाव के चलते ये हिंसा हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। प्रशासन ने भी हिंसा के पीछे स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के पुत्र को आरोपी बनाया है। तो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। संभल में सांसद सपा का, जहां हिंसा हुई वहां का विधायक भी सपा का। हिंसा को भड़काने का आरोप भी सपा के इन्हीं दोनों नेताओं पर। इसके बावजूद सपा न सिर्फ अपने सांसद और विधायक का बचाव कर रही है, बल्कि हिंसा के मिले तथ्यों को अब निराधार भी बताने लगी है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत FIR लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि 2 गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफी कानून को अपने हाथ में लेगा
तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। सपा लगातार आरोपियों की वकालत कर रही है, वो भी तब जब इस हिंसा से जुड़े कई प्रमाण सबके सामने आ चुके हैं। अब सपा इस मामले को संसद में उठाने को लेकर भी सियासत कर रही है, वहीं संभल जाने का मुद्दा भी गर्म कर रही है, जबकि सपा के इस रवैये पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया है कि शांति फैलाने वाला कृत्य करें और शांति में अशांति पैदा करने वाले भावों से दूर रहें। और जिस प्रकार से टेलीविजन चैनल पर खुलेआम रिवॉल्वर ताने लोग दिखे हैं, पत्थर लिए लोग दिखे हैं, विपक्ष को उनकी भी निंदा करनी चाहिए। कोई मृत्यु हो जाए, कोई जीव जंतु भी, तब भी बड़ा दुख की बात होती है। यहाँ तो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ये दुखद है। ये ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। अब हमारी टीम 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब लौट के उसके बारे में बात करेंगे। जी तेल का काम करने जा रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। पुलिस पर वहाँ हमला हुआ, इसका पूरा भाई विजुअल्स को कैसे नकार सकते हैं? विजुअली जो दिखाया गया उसको आप नकार रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रदर्शन आयोजित हुआ। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। बांग्लादेश में इसी साल अगस्त में सियासी उलटफेर के बीच अल्पसंख्यकों पर हमलों की एक सीरीज देखी गई थी। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद फिर से इसी तरह के हमले पे हमले देखे जा रहे हैं। इस पर भारत ने भी चिंता जताई है। ये तस्वीर तो देश की है, लेकिन खिलाफत बांग्लादेश की है। तस्वीरों में दिख रहा ये आक्रोश बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है, जहां इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। बांग्लादेश में चटगांव इस्कॉन पुंडरिक धाम के अध्यक्ष महंत चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश पुलिस ने कृष्णदास पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में जेल भेजा है। मंगलवार को कृष्णदास की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद ढाका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और चिन्मय कृष्णदास ने इसके खिलाफत में आवाज उठानी शुरू की, तो चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर अब भारत में बवाल शुरू हो गया। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है? किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं। वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे। ये तो हर धर्म गुरु का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही, उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। और वहां तो इनकी किताब में सिर्फ काफिर शब्द है, और काफिर शब्द होने के कारण वो हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए। बांग्लादेश में इसी साल अगस्त में सियासी उलटफेर के बीच अल्पसंख्यकों पर हमलों की एक सीरीज देखी गई थी। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद फिर से इसी तरह के हमले पर हमले देखे जा रहे हैं। इस पर भारत ने भी चिंता जताई है। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। बुधवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने की विपक्ष से बार-बार अपील की, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इसी तरफ राज्यसभा में भी अडानी मुद्दे को लेकर शोर शराबा होता रहा, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित किया गया।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदन की ये तस्वीरें बुधवार की है। मंगलवार को सदन में संविधान दिवस पर सौहार्द को देखकर उम्मीद थी कि बुधवार को सदन के कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल की दुहाई देकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार विपक्षी सांसदों को समझाते रहे और राज्यसभा में अडानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने बुधवार को भी हंगामा जारी रखा। दोनों सदनों में इतना बवाल हुआ कि सदन कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को दूसरा दिन था। सदन में विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया। हंगामे के कारण दोनों सदनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष के इस रवैये को लेकर उसे निशाने पर लिया था। कि जो नए सांसद होते हैं उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच दे। पीएम की नसीहत के बाद भी विपक्ष अपनी हंगामे की हरकत से बाज नहीं आया और लोकसभा का एक और जरूरी दिन जिसमें जनहित के मुद्दे को उठाया जा सकता था वो विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया। एक तरफ जहां संसद के दोनों सदनों में विपक्ष अडानी मुद्दे पर चर्चा कराई जाने को लेकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कल अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया है और इसे तथ्यों से विपरीत बताया। 5 चार्जेस हैं। पहला चार्ज और 5वां चार्ज इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। संसद में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और जाने माने वकील मुकुल रोहतगी के इस बयान ने नई सनसनी फैला दी है। मुकुल रोहतगी ने अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को तथ्यों के साथ नकार दिया है। अडानी समूह पर 5 आरोप लगे हैं। पहला और 5वां आरोप सबसे अहम है। दोनों ही आरोपों में गौतम अडानी और उनके भतीजे का नाम नहीं है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। मुकुल रोहतगी ने आरोप पत्र को सामान्य बताया। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल वकील मुकुल रोहतगी की सफाई पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। रिपोर्ट तो सवाल हम उठा रहे ना, 267 में आज उठा रहे, आपको बता देंगे। अमेरिकी एजेंसियों की ओर से अडानी समूह पर लगे आरोपों के बाद संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। अब अडानी मामले में देश के दिग्गज वकील ने मोर्चा संभाला है, जिसका असर कल सदन में भी देखने को मिल सकता है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों का रुख करते हैं। बुलंदशहर आए प्रदेश के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गौशालाओं में पौधारोपण कराने और महिला अपराधों पर अंकुश को प्रभावी कार्रवाई करने, शासकीय योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित करने, शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उद्योग को बढ़ावा देने, विद्यालयों, गांवों
और नगरों में स्वच्छता अभियान के साथ पौधे लगवाने, जन शिकायतों का ससमय निस्तारण कराने और कार्य दिवस में समय पर उपस्थित रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री के साथ विधायक लक्ष्मी राज सिंह, विधायक प्रदीप चौधरी, डीएम, एसएसपी सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। हम इस नतीजे पहुँचे, कुछ जगह तो ठीक है, जहाँ कमियां हैं वो हमने उसके बारे में बताया। हमने यहाँ का अस्पताल देखा, थाना देखा, तहसील देखा और बीडीए द्वारा कराए जा रहे पार्क देखे, गौशाला देखी और सड़कें देखी जो बन रही हैं। हमने जहाँ पे जो कमी देखी उसके लिए निर्देश दे दिए हैं। सड़कों के बारे में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सड़क अच्छी बननी चाहिए, मजबूत बननी चाहिए, पूरा जो तरीका है उसी तरीके से बनना चाहिए। गौशाला को हमने देखा, गौशाला में हमने कहा कि यहाँ पे कुछ सायेदार पेड़ होने चाहिए, जैसे पाकड़ है, बरगद है, पीपल है, ताकि गौ माता को गर्मियों में बैठने की जगह मिले। और जितने जो आनंद पाकड़ के पेड़ या पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के नीचे बैठने में, वो टीन के नीचे जहाँ पंखा चलता है वो बात नहीं आएगी। तो हमने पेड़ लगाने पे वहाँ खास तौर से छायादार पेड़ लगाने पर जोर दिया। बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी 8वीं बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया। सांसदों का आरोप है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल तय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही 29 नवंबर को मसौदा रिपोर्ट लोकसभा में पेश करना चाहते हैं, जबकि विपक्षी सांसद जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की 8वीं बैठक थी, लेकिन बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। सांसदों का आरोप है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल तय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही 29 नवंबर को मसौदा रिपोर्ट लोकसभा में पेश करना चाहते हैं, जबकि विपक्षी सांसद जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। मुझे लगता है कि जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार न हो जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुनना न लिया जाए, हमारा टूर न पूरा किया जाए, उसके पहले कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जहां एक तरफ दिल्ली में जेपीसी के मसौदे को लेकर हंगामा जारी है, तो वहीं बिहार विधानसभा के बाहर वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर विपक्षी विधायक सड़क पर उतर आए हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। पहले ही कहा, कल भी संविधान दिवस पर कहा कि इनको संविधान में विश्वास नहीं है और न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो मामला लोकसभा का है वो मामला विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि ये नौटंकीबाज लोग हैं। जहां एक तरफ विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 29 नवंबर को मसौदा रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर सकते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री चयन में आ रही बाधा दूर हो गई है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय गठबंधन के सभी दलों को मान्य होगा। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। महाराष्ट्र कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया कि महाराष्ट्र में अगला सीएम बीजेपी का बन सकता है। ऐसे में कयास लगाने लगे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है।
एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह अहम बैठक करेंगे, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। बैठक में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। माना ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का नाम तय कर सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक मोहर दिल्ली में गुरुवार को होने वाली बैठक के बाद ही होगा। जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ के पोखरपुर फॉर्म के पास 4 साल से बंद पड़े मदरसे में एक बच्ची का कंकाल मिला है। मदरसे में 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 4 साल पहले कोविड काल में मदरसा बंद कर दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एडीसीपी पूर्वी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मदरसे में मिला कंकाल को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये जो मदरसा था पहले चलता था, लगभग 1.5-2 साल पहले ये बंद हो गया था और इस मदरसे में एक कंकाल की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल पुलिस ने अरेस्ट किया। फील्ड यूनिट पुलिस सब ने पहुंचा है और उसको जो कंकाल था स्केलेटन उसको बरामद किया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसके डीएनए सैंपलिंग भी हम लोग कराएंगे, डीएनए से प्रिजर्व किया जाएगा। फील्ड यूनिट ने आया है, अपना काम किया है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो किया है। हम लोग इस चीज को भी तस्दीक करेंगे कि क्योंकि मदरसा ऐसा कोई, अभी मेरी लोकल सभासद से भी बात हुई, लोकल ऑफिसर्स भी बता रहे हैं कोई मदरसा रजिस्टर्ड कोई मदरसा यहाँ पे हम लोग की जानकारी में नहीं था। यदि कोई पूर्व में संचालित था, कब ये बंद हुआ और इसमें कैसे कंकाल आया, इसकी पूरी गहराई से तफ्तीश की जाएगी। तेलंगाना प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बांदा जनपद के महुआ गांव के रहने वाले हैं। विगत 16 नवंबर को उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद से लगातार भाजपा के बड़े नेता और पदाधिकारी उन्हें पैतृक गांव पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी चंद्रशेखर के पैतृक गांव महुआ पहुंचे और उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाया। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों व अन्य कई प्रकार के श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत कुशल कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारी जा रही है। लाभार्थी 5 दिन की प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार युवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। वहीं ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे युवाओं का कहना है कि हम यहां से ट्रेनिंग कर सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक अच्छी नौकरी करेंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा योजना के तहत विजन इंडिया के द्वारा अभी तक हम लोग 800 बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इसमें अभी हम लोग जो ट्रेनिंग करा रहे हैं 5 जॉब रोल में ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा योजना चल रही है। और इनको 800 बच्चों को जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उन 800 बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र मुहैया करा के उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी की स्कीम के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत अच्छी योजना बनाई है, जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके यूज से हमें लोन भी ले सकते हैं ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सके। साथ ही हमें 15,000 रुपए की टूल किट की भी इसमें प्रावधान है और हमें 5 से 6,000 रुपए जो हमारे खाते में आते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग के रहते हैं, वो भी हमें इसी में मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वकर्मा की लगाई है, जो स्कीम चलाई है, उसके अंतर्गत मैं 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो मेरी कारपेंटर की ट्रेनिंग चल रही है, जिसके अंतर्गत मुझे आने जाने का और यहाँ का 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से खर्चा मिल रहा है, आने जाने का भाड़ा भी मिल रहा है और इसमें 15,000 रुपये की किट मिलेगी मुझे और सहायता के रूप में कम ब्याज दर पर 5% के हिसाब से अगर आवश्यकता पड़ने पर मुझे काम के लिए आवश्यकता पड़े तो 1 लाख रुपए की लोन भी मिलेगी, जो मेरे 18 महीने में भरी जाएगी और वो किस्तों के द्वारा भरी जाएगी। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।